आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो मसलों पे बुलाई गई है। पहला, जैसा कि आप लोग मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम म्यूनिसिपैलिटीज़ की एक लिस्ट आई है और उस लिस्ट में दिल्ली की जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनकी हालत क्या है उसका ज़िक्र है। और दूसरा, कल जिस तरीके से हमारी चांदनी चौक की एमएलए अलका लांबा पर पथराव हुआ, उन पर जानलेवा हमला किया गया और उसके बाद से जिस तरीके से पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, उल्टे वो हमारे ऊपर दोषारोपण करने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी के एमएलए गुंडागर्दी पर उतारू हैं और धमकियां दे रहे हैं, उस पर है। सबसे पहले मैं सौरभ भाई से कहूँगा कि वो एमसीडी के मसले पर अपनी बात को रखें। नमस्कार। जब पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 पे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, तो शायद आम आदमी पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो बीजेपी के अलावा ऐसी पार्टी थी जिसने उसकी शुरुआत का स्वागत किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने दिल से उसके अंदर कोशिश की कि स्वच्छ भारत अभियान कामयाब हो। हालांकि दिल्ली शहर में सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी की है, नगर निगमों की है, और दिल्ली के नगर निगम करीब 9 साल से भाजपा के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली के लोग नगर निगमों की करतूतों को पिछले 9 साल से भुगत रहे हैं, मगर अभी हाल ही में जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री केंद्र सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान द्वारा देश के 476 शहरों की नगर निगमों की हालत के बारे में एक सर्वे हुआ है। बहुत दुख और खेद के साथ सबको ये मालूम पता हुआ है कि एमसीडी के तीनों नगर निगम इस सर्वे में 476 में से 398 नंबर पे हैं, जो हम सबके लिए बहुत ही शर्म का विषय है। ये कूड़े के रखरखाव और साफ़ सफाई के बारे में सर्वे था और सभी शहरों में ये सर्वे किया गया। इस सर्वे के अलावा सीएजी की रिपोर्ट जो 30 जून को सदन के पटल पर रखी गई थी, उसके अंदर भी इसी तरीके की बातें कही गई और एमसीडी के बारे में बताया गया कि एमसीडी का कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इतना घटिया है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आम लोग शौचालयों का लाभ नहीं उठा पा रहे, उनकी हालत बहुत खस्ता है। आप किसी भी मार्केट के अंदर चले जाएं तो एमसीडी वहाँ के टॉयलेट्स का रखरखाव करती है, कोई भी सभ्य आदमी उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, वहाँ पे इतनी गंदगी और इतनी बदबू होती है। उसी कैग रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि एमसीडी ने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की कि साफ़ सफाई किस तरह की जाए, कूड़े का रखरखाव किस तरह किया जाए, नालों की डिसिल्टिंग कैसे की जाए, शौचालयों को कैसे साफ़ किया जाए, इसकी कोई प्लानिंग एमसीडी के पास नहीं है। ये कैग रिपोर्ट के अंदर बात सामने आई है। वही कैग रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के अंदर 2014-2015 के अंदर करीब 28 लाख टन कूड़ा जनरेट हुआ, जिस कूड़े का सेग्रीगेशन किया जाता है ताकि उस कूड़े को सही तरीके से आप चैनलाइज कर सकें, उसके अंदर मात्र 25% ही कूड़ा सेग्रीगेट किया गया। बाकी सारा का सारा कूड़ा लैंड फिलिंग साइट्स पे डाल दिया गया और वो कूड़ा सड़ता रहा, जिस कारण प्रदूषण दिल्ली के अंदर बढ़ा। ये सीएजी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है। वही सीएजी रिपोर्ट ये कहती है कि एमसीडी के गार्बेज कलेक्शन और डिस्पोजल के बारे में इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ हैं कि दिल्ली के अंदर कूड़े का रखरखाव संभव नहीं रहा। इन सब चीज़ों के बाद मैं आपका ध्यान दोबारा आकर्षित करना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी तो दिल्ली की बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी ने, जो मुझे लगता है इत्तेफाकन वार्ड नंबर 161 के एमसीडी काउंसलर भी हैं, सभी मीडिया के दोस्तों को ज्ञात होगा कि किस तरीके से एनडीएमसी के एरिया में, जिसकी रैंक 16वीं है, उस एरिया में उन्होंने कूड़े को बिखेरा और फिर उस कूड़े को साफ़ किया। बार बार माननीय हाई कोर्ट अपनी टिप्पणियां करता रहा है। हालांकि दिल्ली में भाजपा ने इस चीज़ का
श्रेय भी आम आदमी पार्टी की सरकार को देने के लिए कोशिश की है, मगर 2014 के अंदर माननीय दिल्ली के हाईकोर्ट ने बार बार कहा है कि दिल्ली की एमसीडी, जहां प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान बना रहे हैं, वहीं पे दिल्ली की एमसीडी गंदा भारत अभियान बना रही है। ये 2014 में नवंबर में दिल्ली हाईकोर्ट की फाइंडिंग्स थी, दिल्ली हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी। मैं राघव चड्ढा जी से कहूँगा वो आगे की वार्ता आपके आगे रखें। दोस्तों, ये जब से रिपोर्ट आई है रैंकिंग की, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करी। कुछ खबरें भी ऐसी छपी जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी की सरकार पर इस रैंकिंग का सारा जिम्मा थोपा जा रहा है। इसी के चलते मैं पहले आपके समक्ष कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा, उसके बाद आगे की बात करूँगा। पहला फैक्ट तो ये है कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73-74 संवैधानिक संशोधन जब करा गया, उसमें नगर निगमों को, दिल्ली के एमसीडीज़ को टैक्स वसूल करने की ताकत भी दी गई और ये भी कहा गया कि साफ सफाई और सैनिटेशन की पूर्णतः जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। यानी कि दिल्ली की एमसीडीज़ जो हैं वो ही केवल दिल्ली की साफ सफाई के लिए पूरे तरीके से फेयरली और स्क्वायरली जिम्मेदार हैं। ये संविधान का 73rd 74th अमेंडमेंट कहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पिछले 8.5 साल से एमसीडीज़ के अंदर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तीसरी चीज़, नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी 2008 के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने एक सर्वे कराया जिसकी रैंकिंग आपके सामने आई। उस सर्वे का समय सीमा 2014-15 है। यानी कि उस सर्वे का जो समय सीमा है उसका अधिकांश समय आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले का है। यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल से बहुत पहले का है। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार का इनसे कुछ लेना देना नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपके समक्ष ये बात रख दूं कि कार्यकाल भी जो इस सर्वे का है, इस सर्वे की समय सीमा है, ये हमारी सरकार बनने से काफ़ी पहले का है। और चौथा फैक्ट ये है कि ये सर्वे की जो समय सीमा है ये उस दौरान है जब दिल्ली के अंदर केंद्र का राज्य था, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का शासन था, और एमसीडीज़ के अंदर बीजेपी का शासन था, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी का शासन था। तो ये उस कार्यकाल का सर्वे है। तो ये बतलाता है कि किस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने वाले नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार किस प्रकार से दिल्ली को एक कूड़े का ढेर बना रही है। साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया और बहुत ही चौंका देने वाला फैक्ट भी इस रिपोर्ट से निकलता है कि जहां पर पार्टियों के बड़े नेता रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, बड़े उद्योगपति रहते हैं, लुटियन जोन जिसे कहा जाता है, एनडीएमसी इलाका कहा जाता है, उसकी रैंकिंग 15 है, 15वें नंबर पर है। यानी कि 476 शहरों में से 15वें नंबर पर है साफ सफाई के मामले पे, यानी अच्छी साफ सफाई है। परंतु बाकी दिल्ली की जहां तक बात आती है, जहां तक नॉर्थ एमसीडी की बात है, ईस्ट एमसीडी की बात है, साउथ एमसीडी की बात है, जहां पर बीजेपी का शासन है, वहां पर रैंकिंग 398 पे आ जाती है, गिरकर 398 पे, यानी कि 2010-11 के कंपैरिजन में 200 स्थानों का फॉल होता है। तो जहां पर खास आदमी रहता है, जहां पे प्रधानमंत्री रहते हैं, वहां तो रैंकिंग बड़ी अच्छी है, साफ सफाई है, 15वीं रैंक है। परंतु जहां आम आदमी रहता है, आम औरत रहती है, आम इंसान रहता है, वहां पे रैंकिंग है 398। आज कोई राजनीतिक दल ये बात नहीं कह रहा है, परंतु दिल्ली की जनता ये बात कह रही है कि एमसीडी का मतलब मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। आज एमसीडी एक भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। इट्स बिकम अ डेन ऑफ करप्शन। फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, विदेशी विश्वविद्यालय आज रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे कोई सिविक एजेंसी, लोकल बॉडी इतना भ्रष्ट हो सकती है। और कई अजीब प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। नॉर्थ एमसीडी के मेयर कहते हैं कि सरकार हमें पैसा नहीं दे रही, इसलिए ये हालत है। ईस्ट
एमसीडी के मेयर कहते हैं कि ट्राइफरकेशन हो गया इसलिए ये हालत है। साउथ एमसीडी के मेयर ये कहते हैं कि डीडी हमें लैंड नहीं दे रहा, हम लैंडफिल नहीं बना पा रहे इसलिए ये हालत है। सतीश उपाध्याय जी तो खैर किसी और युग में रहते हैं, वो तो डूसिप की बातें कर रहे हैं, वो छोड़िए। तो इनको बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को एक भी ऐसी संस्था एमसीडी को के अलावा नहीं मिली जिसको इन्होंने ब्लेम नहीं करा हो। इन्होंने सारी संस्थाओं को ब्लेम कर दिया है, परंतु जिस बॉडी की, जिस सिविक एजेंसी की प्राइमरी और प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली को साफ रखने की, संविधान जिसे जिम्मेदारी देता है साफ रखने की, वो उस पे ब्लेम नहीं ला रहे हैं, परंतु आसपास जितनी संस्थाएं हैं उन सब पे ब्लेम ला रहे हैं। इसी के चलते बात करी जाती है कि स्वच्छ भारत अभियान के चलते कुछ राशि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को देनी थी, उस पर भी मैं कुछ रोशनी डाल दूं। लगभग 22,000 करोड़ की डिमांड दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को रखी है स्वच्छ भारत अभियान के तहत पैसा देने के लिए, जो 5 साल के कार्यकाल में मिला जाएगा, जिसमें सीवेज सिस्टम भी लगाया जाएगा, टॉयलेट भी बनाए जाएंगे और साफ सफाई का भी जो पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं जो हमने सबमिट करे हैं उसके तहत हमें मिलना चाहिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो 31 मार्च 2015 को फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है, उसमें तो केवल हमें 7.53 करोड़ मिला है, केवल आप मान लीजिए लगभग 7.5 करोड़। और इस फाइनेंशियल ईयर में जिसके लगभग 5.5 महीने बीत गए हैं, केवल 8.5 महीने रह गए हैं, 7.5 महीने रह गए हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में हमें अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो ये फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। एमसीडी से रिलेटेड अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं उसके बाद। हाँ, इसके साथ साथ मैं कुछ दिल्ली हाईकोर्ट ने किसी राजनीतिक दल में नहीं, किसी एनजीओ ने नहीं, दिल्ली के हाईकोर्ट ने जो एमसीडी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों के बारे में जो जो चीज़ें कही हैं वो मैं आपको 1 मिनट में पढ़ के सुना देता हूँ। मार्च 2015 में हाईकोर्ट ने कहा, इट सीम्स लाइक वी कैनॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिविक बॉडीज हेयर। जनवरी 2015 में कहा, दिल्ली नॉट इवन एन एशिया क्लास सिटी इन क्लीनलीनेस। अप्रैल 2015 में कहा ईस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, वाई फूल पीपल एंड मेक प्रोमिसेस दैट यू कांट डिलीवर। नवंबर 2014 में कहा एमसीडीज रनिंग अ गंदा भारत अभियान। उन्होंने कहा द प्राइम मिनिस्टर इज रनिंग स्वच्छ भारत अभियान एंड द एमसीडी इज रनिंग अ गंदा भारत अभियान। नवंबर 2014 में एमसीडी हाईकोर्ट ने कहा योर मशीनरी इज नॉट वर्किंग, यू नीड टू वर्क ऑन दिस। और मार्च 2014 में कहा एमसीडी इज डूइंग नथिंग टू कीप द सिटी क्लीन। ये हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली का हाईकोर्ट कह रहा है भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम के बारे में। तो ये उनकी असलियत दिखाता है। और जिस सीएजी रिपोर्ट का अभी सौरभ भारद्वाज जी ने आपके सामने कुछ बिंदु रखे, वो जून 2015 में रखी गई, वो इतनी स्केदिंग और डैमिंग रिपोर्ट है कि उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं को जो नगर निगम में पद अधिकारी हैं उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो इतनी डैमिंग रिपोर्ट है। परंतु फिर भी आज एमसीडी का भ्रष्टाचार भी है, एमसीडी में साफ सफाई के लिए भी कुछ कार्य नहीं करा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल राजनीति कर रहे हैं और आसपास जो भी संस्था दिखती है उस पर दोष लगा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा के ऊपर कल हमला हुआ, उनसे चोट भी लगी और उसके बाद उनको अस्पताल में भी रखा गया। ये भगवान का शुक्र है कि कोई गंभीर चोट उनको नहीं आई थी, अन्यथा सिर बहुत संवेदनशील होता है और कुछ भी उनके साथ हो सकता था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गंदी राजनीति शुरू हुई है और इस पूरे मामले में जैसा आप सब लोगों को पता है कि वो दुकान जो मिष्ठान भंडार है जहाँ से पत्थर चला और जिस शख्स ने पत्थर चलाया, जिसको हमारे वॉलंटियर्स ने पकड़ा था, वो उस मिष्ठान भंडार का
एम्प्लॉई है, वहाँ काम करता है। ये दुकान विश्वास नगर के जो एमएलए हैं बीजेपी के ओपी शर्मा जी, उनकी दुकान है। हमने कल खुद इलाके के डीसीपी को फ़ोन करके कहा था कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और ओपी शर्मा जी से पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि यह मामूली बात नहीं है। परसों रात के वक्त अलका जी ने ट्विटर करके ये कहा था कि अगले दिन सुबह वहाँ जाएंगी और नशा मुक्ति अभियान शुरू करेंगी, नशेड़ियों के अंदर जागरूकता फैलाएंगी। उसी वक्त उन्होंने उस इलाके के एसएचओ को फ़ोन किया था, उनसे सुरक्षा मांगी तो उनसे कहा था कि आप आइए, क्योंकि ये उन्हें डर है कि वहाँ कुछ उन पर हमला भी हो सकता है। सुरक्षा का मसला है, क्योंकि ड्रग का मामला बड़ा ख़तरनाक होता है, आप सब लोग जानते हैं, उसमें जानें भी जाती हैं। उसी दिन उन्होंने इलाके के जो डीसीपी हैं मधुर वर्मा जी, उनको भी फ़ोन करके कहा था कि आप सुरक्षा दीजिए। पुलिस ने उनको बाकायदा कहा था कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, और हमने ये भी कहा था कि ये ड्रग का मामला, आइए पुलिस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर उस इलाके के अंदर अगर आप कभी भी जाएं तो आपको पता चलेगा नशे का कितना बड़ा अड्डा है, वहाँ किस तरीके से नशेड़ी रहते हैं। हमने पुलिस से कहा था और आज भी हम पुलिस से कह रहे हैं कि आइए दिल्ली को नशा मुक्त करने के लिए दिल्ली की पुलिस हमारे साथ हो, हम इस अभियान में उनकी मदद चाहते हैं। अगर वो हमारी मदद चाहते तो हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुबह 5:30 बजे जब अलका जी के नेतृत्व में हमारे तमाम वॉलंटियर वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस का कोई अता पता नहीं था। फिर वहाँ से एसएचओ साहब को फ़ोन किया गया, उसके बाद वहाँ के डीसीपी साहब को सुबह फ़ोन किया गया और उनको कहा गया कि हमने कल भी आपसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी, गुजारिश की थी, लेकिन अभी तक कोई पुलिस का आदमी नहीं आया। उसके बाद लगता है कि शायद डीसीपी साहब का डंडा चला होगा, तो एसएचओ साहब भागते भागते वहाँ पहुँचे। लेकिन इस घटना के बाद भी जिस तरीके की राजनीति होती है, और आज जिस तरीके के बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा जी ने कहा है कि वो लाठी डंडा भी से पीटेंगे भी लोगों को, ये उनका बयान आप लोग तमाम मीडिया के लोगों को उन्होंने दिया है, और आप लोग कृपया एक बार उसको ये बाइट आप सब लोगों के पास है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा, जो एक ज़माने में देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली के दफ्तर में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। मैं फिर कह दूं, बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा जो लंबे समय तक देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली के दफ्तर में काम कर चुके हैं, मामूली विधायक की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। खुलेआम मीडिया के सामने धमकी दे रहा है कि लाठी डंडों से अगर पीटने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। अब इसके बाद मेरे लिए कुछ कहना बाकी नहीं रह जाता। मैं सिर्फ यही दुआ कर सकता हूं कि हे भगवान, हे ईश्वर, बीजेपी को सद्बुद्धि दे, ओपी शर्मा जी को सद्बुद्धि दे, और अगर सद्बुद्धि ना आए तो तिहाड़ जेल के अंदर 67 सेल बनवा दे, जहां आम आदमी पार्टी के 67 के 67 विधायक को बारी बारी से नहीं बल्कि एक साथ ले जाकर वहां जेल में डाल दें, मुख्यमंत्री समेत, और हम वहीं से सरकार चला लेंगे। लेकिन ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं कि अगर मैं तो ये सोच कर डरता हूं कि अगर कल अगर वो दुकान आम आदमी पार्टी की दुकान होती और पत्थर अगर आम आदमी पार्टी के किसी काम करने वाले किसी नौकर की होती और ये पत्थर अगर बीजेपी के किसी विधायक को लगी होती, तो इस वक्त तक दिल्ली के अंदर बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री BS बस्सी साहब और उनकी पूरी पुलिस उस विधायक को गिरफ्तार करने के लिए तिहाड़ भेजने में अब तक लग गई होती। लेकिन न तो अब तक ओपी शर्मा से किसी तरीके की पूछताछ हुई है और न पूछताछ की कोई गुंजाइश नजर आ रही है। उल्टे हमको धमकियां दी जा रही, खुलेआम धमकियां दी जा रही। तो मैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री BS बस्सी साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके लिए बेहतर है कि आप देश के प्रधानमंत्री के प्रमुख प्रवक्ता की हैसियत से काम करिए, लेकिन चूंकि आप दिल्ली के इंसिडेंटली आप दिल्ली के
पुलिस कमिश्नर भी हैं, इसलिए कृपया कानून का पालन करें और इस पूरे मामले में ओपी शर्मा जी को आप उनको इंट्रोगेट करिए, उनसे पूछिए, क्योंकि ये ड्रग का मामला है और ड्रग बिना किसी बड़े लोगों की सरपरस्ती के संभव नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ओपी शर्मा पे किसी ड्रग का आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए और जिस तरीके से खुलेआम धमकियां दे रहे हैं उससे यह और ज़रूरी हो जाता है कि उनसे पूछताछ हो।